बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, क्योंकि देखिए बड़ी बात यह है, सभी जानते हैं कि अभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, लेकिन इसी के साथ साथ 2 रोज पहले जो 3 निर्दलीय विधायकों की ओर से भी इस्तीफा दिया गया है, उसके बाद अब लाजमी सी बात है कि 6 विधानसभा क्षेत्रों की जगह अब 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। लेकिन इस सबके बीच सबसे ज्यादा मायने किस बात को लेकर निकाले जा रहे हैं, वो है बदलते राजनीतिक समीकरण, जो कि अब यहां पर परिदृश्य बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव होना है, वहां से दावेदारियां जताई जा रही है, रोजाना कोई ना कोई नई डेवलपमेंट हो रही है और कौन कौन प्रत्याशियों अभी सामने आए हैं, किन किन प्रत्याशियों की लिस्ट या फिर एक तरह से अभी फाइनल की जा रही है और कौन ऐसे प्रत्याशी है जिन्होंने खुद ही दावेदारी जताई है, इससे संबंधित जानकारी बिल्कुल हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बात करेंगे उन नेताओं को लेकर जिन पर अभी एक तरह से खतरा मंडरा रहा है, यानी कि जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है या फिर दूसरी ओर वो विधायक जो बागी हो गए थे कांग्रेस से, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी और अब यहां टिकट की दावेदारी जताने के बाद उनके टिकट पर आखिरकार क्यों यहां खतरा मंडरा रहा है, ऐसे नेताओं का नाम भी हम बताएंगे और साथ ही साथ इसके पीछे की कहानी भी आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो इस बीच हम रवि ठाकुर को लेकर अपडेट देंगे, सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा को लेकर भी यहां बात करेंगे। दरअसल ये वही क्योंकि विधायक हैं जो कि कांग्रेस से बागी हो गए थे और उसके बाद इनकी सदस्यता यानी कि एमएलए-शिप एक तरह से चली गई है। प्रत्याशियों को लेकर तो खैर मैं बता ही चुकी हूं, आपको इस बारे में भी बिल्कुल हम अपडेट देने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे आज की एक्टिविटी से जुड़ी। और सबसे पहले हम भी आपको होली पर्व की बधाई देना चाहेंगे, साथ ही साथ आज किस तरह की एक्टिविटी पूरे दिन में रही है ये भी जानकारी आपको दे देते हैं। क्योंकि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ये आज ही रविवार को लेह पहुंचे थे और लेह में इन्होंने वहां कुछ सैनिकों से, जवानों से मुलाकात की। सैनिकों को संबोधित करते हुए इन्होंने ये भी कहा कि वो सराहना करते हैं उनकी सेवाओं की। इतने ज्यादा दुर्गम इलाकों में और प्रतिकूल मौसम में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी वीरता के साथ। ये हर किसी के लिए संभव नहीं है, अपने घर परिवार से दूर रहकर उन्होंने कठिन सेवाएं दी है, ये सराहनीय है। जिस प्रकार से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, मुंबई वित्तीय राजधानी है और बेंगलुरु प्रौद्योगिकी राजधानी है, उसी तरह से लद्दाख भारत की वीरता और बहादुरी की राजधानी है। ये भी आज उनकी ओर से बात कही गई। दरअसल जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे और उनके साथ होली का त्योहार भी राजनाथ सिंह की ओर से मनाया गया। अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने हैं, देखिए पूरे देश भर में ही होने हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में किस तरह की तैयारियां हैं ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं और सीमावर्ती जिलों में विशेष तौर से यहां पर निगरानी रखी जा रही है। हर आते जाते वाहन पर चेकिंग हो रही है और हर वाहन में आखिरकार क्या सामान रखा गया है, कहां ले जाया जा रहा है, इस पर पूरी पूछताछ हो रही है। जो कार्यकारी पुलिस महानिदेशक संजीव रंजन ओझा है, उनकी ओर से जानकारी ये दी गई है कि आचार संहिता लागू होने के बाद 24 मार्च 2024 तक पुलिस ने विभिन्न मामलों में 4,50,160 रुपए की नकदी पकड़ी है। इसके अलावा पुलिस ने प्रदेश में विभिन्न जगहों पर नाकेबंदी के दौरान एनडीपीएस एक्ट के 50 मामलों में 4 किलोग्राम चरस भी यहां पर पकड़ी है, 665 ग्राम अफीम भी पकड़ी है, 497 ग्राम हीरोइन तथा 28,140 नशीली गोलियां भी पकड़ी गई हैं और 112 कैप्सूल भी जब्त किए गए हैं। ये अपडेट आज दी गई है कार्यकारी डीजीपी की ओर से। सभी जानते हैं डीजीपी संजय कुंडू क्योंकि छुट्टी पर हैं, इसीलिए इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और अभी तक किस तरह की एक्टिविटी रही है, कितने वाहनों को पकड़ा गया है, वाहनों से क्या क्या सामान बरामद किया गया है पुलिस की ओर से, इस पर आज उन्होंने जानकारी देनी चाहिए है। अब डिग्री कॉलेजेस पर आना चाहेंगे और ये अच्छी खबर हम कहना चाहेंगे छात्रों के लिए निकलकर सामने आई है। कॉलेजेस के छात्रों को एक ही समस्या रहती है कि समय से इनका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता और उसके पीछे का बड़ा कारण ये होता है कि मूल्यांकन सही समय पर नहीं हो पाया। उचित समय पर अगर मूल्यांकन हो जाता तो रिजल्ट भी जल्दी घोषित होता, फिर एचपी प्रशासन की ओर से तर्क दिए जाते हैं। इसीलिए इस बार नई व्यवस्था की गई है डिग्री कॉलेजेस में, क्योंकि 28 मार्च से फाइनल परीक्षाएं करवाई जा रही है। उसके बाद जल्दी ही मूल्यांकन कार्य शुरू हो जाएगा और मूल्यांकन कार्य जल्दी और उचित समय पर पूरा हो पाए पेपर्स का, इसीलिए ये तय किया गया है कि अतिरिक्त स्टाफ भी वहां पर तैनात किया जाएगा, अतिरिक्त स्टाफ हायर किया जाएगा। हालांकि इसमें असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर सहयोग करने वाले हैं बाकी शिक्षकों का मूल्यांकन के लिए। और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से रिजल्ट
घोषित होगा। दरअसल मूल्यांकन का कार्य जो रहता है वो डिग्री कॉलेजेस में ही किया जाता है और पेपर चेकिंग स्कैनिंग के माध्यम से होती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ईआरपी सिस्टम से रिजल्ट तैयार होगा और फिर घोषित कर दिया जाएगा। इस बार लक्ष्य ये रखा गया है कि 40 दिन के भीतर ही यहां रिजल्ट घोषित करना है जैसे ही फाइनल परीक्षाएं खत्म होंगी। तो अब छात्रों को परेशानियों से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। पहले इस तरह के मसले सामने आते थे कि रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है तो अगली कक्षा में कैसे बैठेंगे या बाकी एग्जाम्स भी उनके पेंडिंग रह जाते थे। तरह तरह की परेशानियां उनके समक्ष आती थी। 6 से 7 महीने तक का इंतजार भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया है। लेकिन दावा यह किया गया था कि ईआरपी सिस्टम आएगा तो उसके बाद फिर अपने आप इसमें काफी ज्यादा तेजी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले वर्ष काफी परेशानियों से छात्रों को गुजरना पड़ा है। अब यह तय हुआ है कि मूल्यांकन कार्य यहां समय पर कर लिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ भी दिया जाएगा डिग्री कॉलेजेस में और उसके बाद 40 दिन के भीतर फिर ईआरपी सिस्टम से रिजल्ट तैयार होगा और फिर घोषित किया जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़ी एक तो हमने आपको ये बात बताई क्योंकि डिग्री कॉलेजेस को ये निर्देश जारी हो गए हैं कि जल्द से जल्द यहाँ मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लागू की जाएगी और सबसे अच्छा या उच्च स्तर का संस्थान इसे बनाया जा सके, इसके लिए कुछ एक नए बदलाव होने हैं। ये एकेडमिक काउंसिल ने नए मापदंड तय किए हैं और आगे भी जो विभाग अध्यक्ष हैं उन्हें निर्देश जारी हो चुके हैं। सभी विभागों को नई जिम्मेदारी यहां पर सौंप दी गई है। फिलहाल 4 जो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं या नए निर्देश दिए गए हैं उस बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो पहली बात तो ये है कि देखिए, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्हें 2 पब्लिकेशन पब्लिश करने होंगे। इसके साथ ही ये भी तय किया गया है कि फैकल्टी मेंबर कम से कम 1 रिसर्च पेपर सबमिट करें जिसमें बाहरी एजेंसी से कैसे फंडिंग करनी है इस बारे में जानकारी देनी होगी। तीसरी बात ये है कि छात्रों को लाइब्रेरी की पूरी सुविधा मिले, इस बात पर विभाग को खासा ध्यान देना होगा। एकेडमिक काउंसिल ने यह भी तय किया है कि सभी डिपार्टमेंट एक्टिविटी रिपोर्ट डीन ऑफ स्टडी को भी देंगे। तो अब गुणवत्ता हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बढ़ाई जाएगी। नई शिक्षा नीति क्योंकि लागू करनी है तो उसके लिए ये कदम उठाना जरूरी है। इसीलिए एकेडमिक काउंसिल की ओर से ये नए मापदंड जो तय हुए हैं आगे इसे लेकर निर्देश जारी हो चुके हैं। अभी देखिए, वित्त वर्ष का आखिरी महीना चल रहा है और दूसरी बार कांग्रेस सरकार की ओर से लोन लिया जा रहा है। इस पर भाजपा विधायक रीना कश्यप की ओर से कुछ एक सवाल उठाए गए हैं। पूरे विधानसभा में एकमात्र महिला विधायक हैं ये और इनकी ओर से सवाल ये उठाया गया है कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई है जो दूसरी बार वित्त वर्ष के आखिरी महीने में यहां लोन लेना पड़ रहा है। केवल सरकार ठगने का काम ही महिलाओं को और अन्य लोगों को कर रही है। अभी तक गारंटी कोई भी सही ढंग से पूरी नहीं हो पाई है और आचार संहिता के बीच फॉर्म भरवाने का काम यहां पर किया जा रहा था। पहले भी गुमराह किया, अभी भी गुमराह करने का प्रयास ही कांग्रेस सरकार की ओर से हो रहा है और बार बार लोन आखिरकार किस मकसद से लिया जा रहा है, ये सवाल आज इन्होंने उठाया है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है, हालांकि आंकड़ा भी देखिए इनकी ओर से दिया गया है कि इस वित्त वर्ष में लोन की आखिरी किस्त के तौर पर 672 करोड़ रुपए उठाए जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष में करीब 8072 करोड़ का लोन सरकार ने उठाया है और इससे पहले इसी महीने 1100 करोड़ का लोन लिया गया था। तो ये एक तरह से कुप्रबंधन का नाम यहाँ रीना कश्यप की ओर से दिया जा रहा है, जो कि बार बार लोन लिया जा रहा है। इस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और इसका पूरा ब्यौरा देने के लिए, यानी कि जो लोन लिया जा रहा है ये राशि कहां कहां खर्च की गई है, ये बात भी रीना कश्यप की ओर से कही गई है। एक तरह से जवाब उन्होंने इस सवाल का मांगा है। देखिए, एक और कैबिनेट सब कमेटी बनाने का मामला अब यहां सामने आया है और ये पिछले कल ही हुआ। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस पर अधिसूचना भी जारी हो गई है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को कैबिनेट सब कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और इस बार मकसद राजनीतिक है कमेटी को बनाने का। डैमेज कंट्रोल सरकार कर सके इसीलिए ये कमेटी बनाई गई है। लेकिन इस पर भी भाजपा महिला विधायक रीना कश्यप की ओर से सवाल उठाया गया है कि आखिरकार ये लास्ट मौके पर क्यों कमेटी यहां पर बनाई जा रही है। कैबिनेट सब कमेटी को बनाने का मकसद क्या है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि राजनीतिक मकसद के साथ साथ आर्थिक संकट भी ये कैबिनेट सब कमेटी देखने वाली है। 3 इसमें मेंबर और है, जिसमें कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी है और सभी प्रशासनिक सचिवों को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। लेकिन रीना कश्यप का ये मानना है कि अब ये कमेटी बनाकर कोई फायदा नहीं है, काफी ज्यादा देर हो गई है। अगर इतनी ही गंभीर थी अपनी सरकार को लेकर कांग्रेस, तो पहले उन विधायकों पर ध्यान देना चाहिए था जिन्हें प्रताड़ित
संचालित किया गया है। अब यहाँ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है जब कांग्रेस सरकार के हाथ से सब कुछ निकल गया है। अपनी स्टेटमेंट में आज रीना कश्यप की ओर से कुछ एक ये बातें कही गई हैं। एकमात्र महिला विधायक हैं और जब से लेकर ये राजनीतिक हलचल मची है, पहला बयान हम कहना चाहेंगे महिला विधायक का सामने आया है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की ओर से भी एक नया ऐलान किया गया है। आज क्योंकि ये गगरेट में थे और वहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिस बीच उनका ये कहना था कि 400 सीटों का टारगेट लोकसभा चुनाव में रखा गया है, जो पूरा करके रहेगी भाजपा। और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश को विश्व की शक्ति बनाना है। इसीलिए ये जरूरी हो गया है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए और ये भाजपा के कार्यकर्ता ही संभव कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने एक बात और कही कि नेता बना जा सकता है, नेता बनाए भी जा सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता बनना बहुत मुश्किल है। और भाजपा के कार्यकर्ता जो कर रहे हैं वो सचमुच काफी ज्यादा सराहनीय है। हालांकि इस सम्मेलन में प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, जिला भाजपा अध्यक्ष बलबीर चौधरी और पूर्व विधायक राजेश ठाकुर ने भी वहां लोगों को और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो आज उनकी ओर से एक ऐलान किया गया है जिसमें उनका ये मानना है कि 400 के करीब सीटें जीतकर रहेगी भाजपा और एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बार बार दावा भाजपाइयों की ओर से यही किया जा रहा है। और अभी अगर पूरे देश भर की भी बात करें तो देखिए, एक तरह से लहर हम कह सकते हैं कि मोदी लहर एक तरह से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी एक तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, फिर चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें या बाकी राज्यों की बात करें। और यहां पर भी अब तो कांग्रेस इतनी ज्यादा एक्टिव मोड पे है, देखिए कि कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर लिया गया है। और इसके अलावा कुछ एक गारंटीज जो पहले पूरी भी की गई है कांग्रेस की ओर से, उन्हें भी जन जन के बीच में जाकर अवगत करवाया जा रहा है लोगों को कि कैसे इन योजनाओं का या फिर इन गारंटियों का लाभ उन्हें मिल रहा है या फिर आने वाले समय में मिलने वाला है। देखिए, राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं क्योंकि पहले सभी को ये लग रहा था कि 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, लेकिन जब 3 निर्दलीय विधायकों की ओर से इस्तीफा दिया गया तो अब ये संख्या 6 से बढ़कर 9 हो गई है। और ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों में जमकर गुटबाजी होने वाली है क्योंकि दोनों ही दलों से नए चेहरे यहां सामने आने वाले हैं। 6 बागी जो हुए थे कांग्रेस से विधायक, उन्होंने क्योंकि अब भाजपा ज्वाइन कर ली है, 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो लाजमी सी बात है चेहरे तो बदलेंगे ही, लेकिन इस गुटबाजी को किस तरह से दोनों राजनीतिक दल मैनेज करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। विशेष तौर से भाजपा इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है। कारण बड़ा ये है इसका कि जब देखिए पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी 21 बड़े चेहरों ने बगावत कर दी थी और बगावती सुर के चलते फिर यहां मिशन लोटस का सपना भाजपा का पूरा नहीं हो पाया था। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि प्रत्याशी कौन कौन होंगे और ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बात हम सुजानपुर से ही शुरू करना चाहेंगे क्योंकि राजेंद्र राणा सबसे बड़ा चेहरा देखे जा रहे हैं अभी बागी विधायकों के तौर पर। जब भी देखिए बागी विधायकों का जिक्र हो रहा था तो सबसे पहले राजेंद्र राणा का नाम ही सामने आ रहा था क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही बगावत की थी और खुले तौर पर अपनी बात रखी थी। तो अगर सुजानपुर की हम जानकारी दें तो यहां राजेंद्र राणा के अलावा केसीसी बैंक के अध्यक्ष पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर भी टिकट के लिए संभावित दावेदार हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू का नाम भी चर्चा में है और सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी रहे कैप्टन रंजीत सिंह राणा का ये कहना है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जिताना ही उनकी प्राथमिकता है, यानी कि पूरा फोकस लोकसभा चुनावों पर ही रहने वाला है और लोकसभा चुनावों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जिताने में वो कोई कसर नहीं रखने वाले हैं। इसके बाद उपचुनावों की बात वो बाद में करेंगे। उपचुनावों को लेकर इन्होंने इतनी ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई है। दरअसल क्योंकि अभी ये भी वहां पर भाजपा के एक बड़े पदाधिकारी माने जा रहे हैं जिन पर चुनाव जिताने का या चुनाव संभालने का पूरा जिम्मा है, तो इनकी ओर से इस तरह की स्टेटमेंट सामने आई है। लेकिन राजेंद्र राणा किस तरह से अब वहां पर चलते हैं, अगर मान लीजिए उपचुनाव के लिए टिकट उन्हें दिया जाता है भाजपा की ओर से, क्योंकि भाजपा में अब शामिल हो गए हैं और अगर टिकट दिया जाता है तो फिर भाजपा के कार्यकर्ताओं को कैसे अपने साथ लेकर चलेंगे, जो कांग्रेस के समर्थक थे उनके साथ उन्हें कैसे अपनी ओर खींचेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज उनके लिए रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात वहां पर धूमल गुट भी है, तो किस तरह से अब इस पूरी स्थिति को ये मैनेज करते हैं ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है अगर उपचुनावों को लेकर हम बात करें। वैसा ही हाल सुधीर शर्मा का है क्योंकि इन्हें लेकर अभी तक यही क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि ये उपचुनाव लड़ेंगे या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर इन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इस पर अभी एक तरह से संशय बरकरार है।
लेकिन जो भी हो, भाजपा का एक असंतुष्ट धड़ा भी वहां है जिसे साथ लेकर इन्हें चलना होगा। और इस असंतुष्ट धड़े में पूर्व विधायक किशन कपूर, विशाल नहरिया और पूर्व प्रत्याशी राकेश चौधरी है। ये बड़े चेहरे हैं भाजपा के, जिन्होंने वहां पर भाजपा संगठन पार्टी की एक तरह से कमान संभाली हुई है। तो इन्हें साथ लेकर ये कैसे चलते हैं ये देखना होगा, और कैसे कांग्रेस के जो इनके समर्थक थे उन्हें भी अपने साथ क्या लेकर आएंगे। क्योंकि सुधीर शर्मा की ओर से तो बार बार ये दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता वहां पर काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। तो क्या वो कार्यकर्ता अब इनका भी वहां साथ देने वाले हैं? और दूसरी बड़ी बात, ये जो 3 से 4 बड़े चेहरे हैं भाजपा के धर्मशाला में, इन्हें कैसे साथ लेकर आते हैं? फिर चाहे उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना हो या उपचुनाव लड़ना हो, तो दोनों में ही उन्हें इस साथ की काफी ज्यादा आवश्यकता होने वाली है। देहरा से होशियार सिंह की अगर बात करें तो देखिए, उपचुनाव तो ये भी लड़ेंगे और एक तरह से इनका तय ही माना जा रहा है। 2022 के चुनावों में भाजपा ने ज्वालामुखी से विधायक रहे रमेश धवाला और कांग्रेस ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले डॉक्टर राजेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया था। और होशियार सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इसमें जीत भी हासिल कर ली थी। लेकिन अब इनके लिए भी बड़ा चैलेंज रहेगा कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद अब क्योंकि भाजपा में शामिल हुए हैं, तो भाजपा वाला गुट वहां पर इन्हें कितनी प्राथमिकता देता है। हालांकि इनकी राह इतनी ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आ रही है। अगर राह किसी की मुश्किल है तो वो रवि ठाकुर की है, क्योंकि लाहौल स्पीति से तकरीबन 10 ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने दावेदारी जता दी है। खैर, इससे पहले पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा की जानकारी तो हम दे ही चुके हैं। जनसंपर्क अभियान में वो पूरी तरह से जुट गए थे और दावेदारी पहले ही जता दी थी उन्होंने उपचुनाव लड़ने के लिए। लेकिन लाहौल स्पीति में राजनीति को लेकर हलचल इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि करीब 9 से 10 नेताओं ने अपनी दावेदारी जता दी है। तो एक तरह से अगर रवि ठाकुर को भाजपा टिकट देती है तो रवि ठाकुर के साथ साथ भाजपा को भी वहां पर अग्नि परीक्षा देनी होगी। और कैसे वो अपने समर्थकों का साथ एक बार फिर हासिल करते हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी अपनी ओर खींचते हैं, और विशेष तौर से जिन लोगों ने अपनी दावेदारी जताई है उन्हें कैसे पीछे रखते हैं ये देखना होगा। क्योंकि जिन्होंने दावेदारी जताई है उसमें पूर्व विधायक रघुवीर सिंह ठाकुर भी हैं, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा भी हैं, और ये बड़े चेहरे हम कहना चाहेंगे फिलहाल जिनकी ओर से तैयारी अभी ही शुरू हो चुकी है। डॉक्टर रामलाल मारकंडा निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा संकेत भी उनकी ओर से यहां पर पहले दिया गया है। तो भाजपा को यहां बहुत ही फूक कर कदम रखना होगा। रवि ठाकुर को अगर टिकट दिया जाता है तो राह उनकी एक तरह से मुश्किल होने वाली है, लेकिन कैसे इस चुनौती को पार कर पाएंगे ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। अब देखिए, कांग्रेस सरकार पर जो संकट मंडरा रहा है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि तकरीबन कांग्रेस को अभी बहुमत साबित करने के लिए 35 विधायक चाहिए होंगे और अभी मौजूदा समय में 34 ही हैं। अब भाजपा की ओर से जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक देखिए बात क्या है कि अभी 25 विधायक क्योंकि भाजपा के पास हैं और 9 नेताओं ने शामिल कर ली है भाजपा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है, जो कि भाजपा की ओर से दावा है, कि वो इन 9 सीटों पर जीत हासिल करेंगे तो 34 ही उनके पास भी विधायक हो जाएंगे, 34 ही सरकार के पास भी रहेंगे। तो एक तरह से ये अल्पमत की स्थिति कांग्रेस सरकार के लिए बन जाएगी और बहुमत साबित करना यहाँ पर बहुत जरूरी होगा। इसीलिए एक ही बात बार बार कही जा रही है कि ये जो 9 उपचुनाव होंगे इसमें कम से कम एक सीट पर जीतना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 35 विधायक उनके पास आ जाएंगे तो बहुमत साबित हो जाएगी। क्योंकि देखिए क्या है कि जब बहुमत साबित करने की बात आती है तो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया अपनी वोट नहीं दे सकते, तो यानी कि कुल मिलाकर 33 ही विधायक फिर तो कांग्रेस सरकार के पास रह जाएंगे। ऐसे में भाजपा बाजी मार सकती है। इसीलिए जी तोड़ मेहनत अब कांग्रेस सरकार की ओर से की जा रही है। कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हुआ है और एक बात देखने में और आई है, फिर चाहे भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो दोनों की ओर से ये कोशिश की जा रही है, इस फिराक में है कि दोनों दलों में से जो विधायकों की यूनिटी है उसे तोड़ा जा सके। कांग्रेस भी ये कोशिश कर रही है, ये भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया है और भाजपा ने तो इस तरह की कोशिश की ही की, ये कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन अटकलें इसलिए भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है अभी कांग्रेस सरकार के लिए, और उपचुनावों में कितना ज्यादा दम अब यहाँ कांग्रेस सरकार की ओर से दिखाया जाता है ये देखना होगा। और ये दम दिखाना जरूरी भी अब कांग्रेस सरकार के लिए हो गया है क्योंकि बहुमत साबित करना इनके लिए जरूरी होगा, नहीं तो सरकार पर बड़ा संकट मंडरा सकता है। देखिए, मंडी जिला के सुंदरनगर से एक और जानकारी सामने आई है। यहाँ 50 लाख की ठगी हुई एक आईटीबीपी से सेवानिवृत्त व्यक्ति के साथ। ये अक्सर हम देख रहे हैं पुलिस जवानों के साथ ही सबसे ज्यादा ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। अब यहीं देख लीजिए, ये आईटीबीपी से ही सेवानिवृत्त हुए हैं और 50 लाख की ठगी इनके साथ हो गई। साइबर थाना मंडी में इन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। दरअसल जो शातिर थे उन्होंने इन्हें हवाला दिया कि लगभग ये 2 करोड़ से ज्यादा की
लॉटरी जीत सकते हैं अगर उनका साथ दे। इसकी एवज में 10,000 रुपए सबसे पहले अपने अकाउंट में डालने के लिए शातिरों ने इन्हें कहा। सबसे पहले इन्होंने 10,000 जमा करवाए। इसी तरह से 50 लाख तक यहाँ नौबत पहुंच गई। 50 लाख रुपए भी इन्होंने उनके अकाउंट में जमा करवा दिए। लेकिन बाद में पता लगा कि ये एक ग्रुप था ठगों का और इनके साथ ठगी का बड़ा मामला सामने आ चुका है। उसके बाद कंप्लेंट इनकी ओर से दर्ज करवाई गई है। ये एक नागालैंड मासिक बम्पर का वीडियो था जिसे देखकर इन्होंने व्हाट्सएप पर संपर्क किया था। जैसे ही इन्होंने व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया तो शातिरों ने भी सामने से रिप्लाई किया और रिप्लाई में उन्होंने लॉटरी का झांसा इन्हें दे दिया कि ये लगभग 2 से 2.5 करोड़ कमा लेंगे और 2 से 2.5 करोड़ जल्दबाजी में कमाने के लिए इन्होंने लगभग अपने 50 लाख दांव पर लगा दिए हैं। अभी कंप्लेंट दर्ज हो गई है और इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन बात वही है कि ज्यादा अमीर बनने के चक्कर में इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती है, तो इसलिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पे आपके पास कोई भी लिंक या वीडियो आता है